स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक एसडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, अर्थात स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक गणना। ये स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, कौन सा भूत है ये स्टोइकियोमेट्री। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो स्टोइकियोमेट्री वर्ड लिया गया है, इसको ग्रीक भाषा के वर्ड से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा के दो वर्ड्स हैं जिनको मिला के स्टोइकियोमेट्री बनाया गया। ये ग्रीक भाषा, हम रसायन विज्ञान में बहुत से ऐसे वर्ड देखेंगे जिनका जो उत्पादन हुआ है वो मूल रूप ग्रीक भाषा का ही था, क्योंकि जो बहुत से साइंटिस्ट हुए वो ग्रीक से और भी जगहों से हुए, लेकिन ज्यादातर मान्यता जो मिली वो ग्रीक वर्ड को मिली है। इसलिए ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से लिया गया है, जिसमें पहला शब्द है स्टोइकियोन एंड दूसरा शब्द है मेट्रॉन। इस स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट अर्थात तत्व, और मेट्रॉन का मतलब होता है मीजर यानी कि मापन। तो सीधे सीधे इन दोनों शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि तत्व मापन यानी कि तत्व का मापन है ना। स्टोइकियोमेट्री मतलब तत्व का मापन। देखिए, स्टोइकियोन मतलब एलिमेंट तत्व और मेट्रॉन मतलब मीजर यानी कि मापन। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब ही होता है तत्व का मापन। स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत हम तत्व के मापन के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम तत्व का मापन करते हैं, किन किन चीजों का मापन हम करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखी कि इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं स्टोइकियोमेट्री की। तो देखिए, द स्टोइकियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मास। कभी कभी हम मास को वॉल्यूम के रूप में भी दर्शा सकते हैं, इसलिए द कैलकुलेशन ऑफ मास of the reactants and the products involved in a chemical reaction. The calculation of mass या वॉल्यूम, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक। जो अभिकारक या जो उत्पाद एक रासायनिक अभिक्रिया में हमें दिखाई देते हैं, उन्हीं के मापन को ही, उन्हीं के मास या उनके वॉल्यूम के मापन को ही हम स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। स्टोइकियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मास या वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री उन चीजों के साथ डील करता है, यानी उन चीजों के साथ बात करता है जिसमें हम उसके किसी भी रिएक्शंस के जो रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट उसके रिएक्शन के उत्पाद होते हैं उनके मास को जो कैलकुलेट करता है, मास को जो गणना करता है, उसी के अंतर्गत ये स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत ही हम उसकी गणना करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत हम उन्हीं की गणना करते हैं जिनमें जो केमिकल, जैसे हम अगर एग्जांपल के लिए समझे तो ये एक एग्जांपल हमने लिखा है मेथेन की बर्निंग का। ठीक है, तो ये मेथेन की बर्निंग में हम देखते हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या करता है। जैसे यहाँ पे एक है, लिखा नहीं है भाई, एक ईश्वर होता है तो हर जगह विद्यमान है। यहाँ पे हम एक लिखे या ना लिखे, तो एक यहाँ पे देखिए हमने दो लिखा है ना, यहाँ पे हमने दो दर्शाया है। यहाँ पे भी देखिए एक है लेकिन उसको लिखा नहीं, यहाँ पे दो दर्शाया है। तो इन्हीं का मापन, जैसे हमने यहाँ पे दो, तो ये बता रहा है कि स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत कि हाँ, इसका 2 मोल या 2 अणु या फिर 2 ग्राम 2 किलोग्राम जितना भी आप समझ लें उतना है इस रिएक्शन में दर्शाया गया है। यहाँ भी 2 मोल 2 अणु 2 परमाणु 2 किलोग्राम 2 ग्राम ये यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एक जनरल रिएक्शन है, इसको हम, ये बैलेंस है अर्थात संतुलित रिएक्शन है। रिएक्शंस दो प्रकार के, संतुलित और असंतुलित, यानी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। तो ये जो भी दर्शाएगा वो बैलेंस रिएक्शन के लिए बताएगा, यानी संतुलित प्रक्रिया के लिए बताएगा क्या क्या चीजें। देखिए इस रिएक्शन में हम क्या क्या चीजें, ये रिएक्शन हमको क्या क्या चीजें बता रहा है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो होता है, यहाँ पे अगर हम एक लिखें, हर समय एक विद्यमान है, तो ये जो होता है 1 ये 2, यहाँ पे 1 ये 2, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। यहाँ भी इसको भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, इसको भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, इसको भी यही कहेंगे, इसको भी यही कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। और देखिए कि ये रिएक्शन हमको क्या क्या चीजें बता रही है। देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या है,
ये जो ब्रैकेट में हमने हर जगह पे स्मॉल जी लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये किसी भी रिएक्शन में जहां पे ये लिखा रहेगा वो ये दर्शाएगा कि ये जो प्रोडक्ट या जो एलिमेंट, जो कंपाउंड इसके साथ जिसके साथ में ये लिखा गया है वो क्या किस स्टेट में है, पदार्थ की किस स्टेट में है वो। जैसे यहाँ पे जी लिखा है, तो जी से क्या, गैस, मतलब ये जो मेथेन है ये गैस के रूप में है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन भी गैस के रूप में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो दर्शाया गया वहां भी जी लिखा है, तो ये भी गैस के रूप में, और वाटर भी है वाटर के रूप में, गैस के रूप में, ठीक है। तो ऐसे अगर लिक्विड हो या सॉलिड हो, तो लिक्विड के लिए हम यहाँ पे देखिए, लिक्विड अगर लिक्विड है तो उसके लिए भी हम स्मॉल एल का प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट में ही लिख देंगे लिक्विड। और अगर सॉलिड है तो उसके लिए भी हम एस का प्रयोग करते हैं सॉलिड दर्शाने के लिए। वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखा दिया है जी, तो उसी तरीके से हम सॉलिड के लिए भी स्मॉल एस का प्रयोग करते हैं और लिक्विड के लिए भी स्मॉल एल का प्रयोग करते हैं। किसी भी रिएक्शन में जहां हमको सॉलिड, लिक्विड ये सब दिखेंगी तो हम आवश्यकता अनुसार उसको एल, स्मॉल जी या स्मॉल एस से दर्शा सकते हैं, जिससे हमको पता हो कि वो जो कंपाउंड लिखा गया है वो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है। ये हमारा ये था। अब हम इस एग्जाम्पल के बारे में अच्छे से समझें। इस एग्जाम्पल के बारे में आपको अच्छे से बताऊं कि ये एग्जाम्पल हमको क्या क्या चीजें बताता है, कि कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो देखिए हमें ये रिएक्शन क्या क्या चीजें बता रही है। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है, हमने पहले बताया ये संतुलित रिएक्शन है। तो ये देखिए पहली चीज तो ये रिएक्शन क्या बता रही है। पहले तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा है सब, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। ये उत्पाद अर्थात अभिक्रिया के उपरांत बना हुआ उत्पाद, और इसको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक, ये अभिकारक हुआ, ठीक। तो ये चीजें देखिए क्या बता रही है, ये बता रहा है कि ये जो हमने बताया ये कॉफिशिएंट जो है, इसको हमने कॉफिशिएंट बताया है ना। कौन सा कॉफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो ये कॉफिशिएंट क्या चीजें बताता है, ये कभी कभी बताता है कि मोलों की संख्या कितनी, कितने मोल से रिएक्ट करके, मतलब एक कंपाउंड का कितना मोल दूसरे कंपाउंड के कितने मोल से रिएक्ट करके कितना मोल प्रोडक्ट बना रहा है, कौन कौन सा कंपाउंड उत्पाद के रूप में बना रहा है, उसको भी ये बताता है। हमने बताया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताता है, इसका मास भी बताता है, कितना मास कितने मास से संयोग करके कितना मास प्रोडक्ट का निर्माण किया, ठीक है। ये देखिए पहले क्या बता रहा है, 1 मोल CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल, देखिए 1 लिखा नहीं है लेकिन है तो 1 मोल CH4 यानी 1 मोल मेथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑक्सीजन ऑफ O2 टू गिव 1 मोल CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। मतलब कि 1 मोल जो मेथेन है, इसका 1 मोल मेथेन 2 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके, यानी 2 मोल रिएक्शन के साथ क्रिया के दौरान क्या बना रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ 2 मोल वाटर बना रहा है, ठीक है। 2 मोल वाटर यानी कि 2 मोल H2O। पहले यही कह रहा है कि 1 मोल CH4 2 मोल O2 से रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल H2O दे रहा है, यानी गिफ्ट कर रहा है ना, ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, देखिए इसको हमने बताया कई चीजें प्रकट करता है। ये जो कॉफिशिएंट हैं ये कई चीजें बताते हैं। जैसे यहाँ पे मोल की संख्या में हमने देखा, यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल के रूप में 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, रिएक्शन यही 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2, देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कॉफिशिएंट है ना, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अर्थात एक अणु CH4 का यानी कि मेथेन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 अणु से संयोग करके क्या प्रदान कर रहा है, एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और 2 अणु H2O का दे रहा है। अर्थात एक अणु CH4 का 2 अणु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके हमको एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदान कर रहा है और उसी के साथ 2 अणु वाटर का प्रदान कर रहा है, ठीक है। और देखिए तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे तो यहाँ पे मोल था, यहाँ पे मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखिए 22.7 लीटर यानी कि आयतन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि STP पर जो किसी भी आयतन का 1 मोल होता है, किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है उसका आयतन कितना होता है, 22.7 लीटर ना। देखिए
22.7 लीटर 22.7 लीटर ऑफ CH4 reacts with 45.4 liter of O2 to give 22.7 liter of CO2 and 45.4 liter of H2O। अर्थात 22.7 लीटर ऑफ मेथेन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 22.7 लीटर मेथेन 45.4 लीटर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके टू गिव्स 22.7 लीटर ऑफ CO2, यानी अभिक्रिया करने के बाद 22.7 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान कर रहा है और 45.4 लीटर वाटर हमको प्रदान कर रहा है। ठीक है, आयतन के रूप में देखिए, आयतन के रूप में यहाँ भी वेट के रूप में हमने बताया ना, मोल के रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में, आयतन के रूप में, यहाँ पे देखिए मास के रूप में, द्रव्यमान के रूप में। क्या 16 ग्राम ऑफ CH4, ये 16 ग्राम कहां से आया? इसी का हमने लिया। देखिए इसका एटॉमिक मास कितना 12 और हाइड्रोजन की एक एटम का एटॉमिक मास 1, लेकिन 4 एटम है तो 4, 12 4 16, वहीं से लिया। तो 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 क्रॉस 32 ग्राम, 32 ग्राम की लगा। ऑक्सीजन का 2 एटम है, एक एटम के लिए 16 और 2 एटम के लिए 32। ठीक, उसके बाद भी 2 एटम, देखिए 2 एटम यहाँ, लेकिन फिर भी 2 एटम है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बता रहा है ना, देखिए 2 पूरे 32। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना वेट होता है? 32, इसलिए 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो 2 गुणे 32 ऑफ O2 टू गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2। CO2 का भी एटॉमिक मास जो आएगा, मॉलिक्यूलर मास, वो 44 आएगा। ठीक है, 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 क्रॉस 18 ग्राम ऑफ H2O। अर्थात ये जो 16 ग्राम मेथेन 32.64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, यानी जो 16 ग्राम मेथेन है वो 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमको क्या प्रदान कर रहा है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर। यानी कि ये 16 ग्राम मेथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूल हमको प्रदान कर रहा है। ये रिएक्शन यही बता रही है, रिएक्शन सीरीज यही बता रही है। देखिए पता नहीं कि हर चीजों में मोल्स के रूप में हमने देखा कि मोल्स के रूप में कैसे ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो मोल्स के रूप में कैसे दर्शाते हैं, मॉलिक्यूल्स के रूप में किस तरीके से दर्शाते हैं, आयतन के रूप में यानी वॉल्यूम के रूप में किस तरीके से दर्शाते हैं, फिर वेट के रूप में अर्थात मास के रूप में किस तरीके से वो दर्शा रहे हैं। ठीक है, हम अगर एक रिलेशन देखें, अगर हम रिलेशन की बात करें तो देखिए मास को हम चेंज कर सकते हैं मोल्स में, मोल्स से हम फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी चेंज कर सकते हैं, और फिर वापस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल्स और मोल्स से फिर मास। ठीक, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट यानी किसी भी उत्पाद, किसी भी अभिक्रिया, किसी भी तत्व, सबको हम उसका मास दिया हो तो उसको हम मोल्स में बदल सकते हैं, उसके मोल्स से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी चेंज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो तो उसको हम मोल्स में बदल सकते हैं, कितने मोल्स उसके यूज हुए हैं, फिर उस मोल्स से हम उसका मास भी निकाल सकते हैं। ये एक रिलेशन याद रखिएगा। फिर दूसरा रिलेशन इसमें देखिए ये है मास, अगर मास पता है और वॉल्यूम, तो इससे हम डेंसिटी निकाल सकते हैं कि किसी एक निश्चित वॉल्यूम में कितना डेंस है, कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसमें हैं या कितने ज्यादा एटम्स हैं, उसको डेंसिटी बोलते हैं ना। तो डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, मास और वॉल्यूम को पता हो तो हम डेंसिटी पता कर सकते हैं। ये एक रिलेशन है इसी के लिए। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन में हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन यानी गणना किस तरीके से करते हैं। तो उस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि, तो ये देखिए हमको एक क्वेश्चन दिया गया है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कम्ब्यूशन। अर्थात कितने मोल्स, मतलब कि अगर मेथेन को हमको 22 मेथेन हमको प्राप्त करना है कि कितने मेथेन की आवश्यकता हमको होगी यदि हमको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना हो आफ्टर कम्ब्यूशन, मेथेन के दहन, यानी कितने मेथेन का दहन हम करें, कितने मेथेन को हम जलाएं कि हमको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो सके। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि मेथेन की संख्या, मेथेन का परिमाण, मेथेन को पूछ रहा है कितना मेथेन की जरूरत हमको होगी कि उसको जलाने से हम 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकें। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको एक रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी कि जो मेथेन का कम्बस्टन रिएक्शन होता है वो भी संतुलित यानी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ये है, देखिए CH4 यानी कि मेथेन गैस 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल H2O का यानी वाटर का 2 मॉलिक्यूल बना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम है, तो देखिए
अगर हम इसका वेट निकालें कार्बन डाइऑक्साइड का तो 12, यानी कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो 32 ग्राम। तो पूरा जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 32 और 12 44 ग्राम, 44 ग्राम में आ रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको 22 ग्राम के लिए ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे मेथेन कितने ग्राम है, देखिए कार्बन का 12 ग्राम प्लस 1 है तो 4 गुणे 1 ग्राम, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का हम एक ही लेते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए। तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 और 4 16 ग्राम, 16 ग्राम। क्या पता चल रहा है इससे, देखिए 16 ग्राम जो मेथेन है उससे हमको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त मिल रहा है। सोचिए कि हमको 22 ग्राम के लिए निकालना है सिर्फ, लेकिन अगर 16 ग्राम मेथेन है तो हमको उससे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। हमको 22 ग्राम के लिए पता करना है। ठीक है, तो इतना होगा। तो इसमें हम देखेंगे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालें, क्योंकि मोल्स निकालने के लिए हमको आसानी होगी और मोल्स पता होने से ही हम क्वेश्चन को आगे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें हम इसका निकालते हैं कि इसके 1 मोल की संख्या, इसके 1 मोल निकालते हैं। ठीक है, इसमें मोल्स 22 ग्राम दिए गए हैं तो 22 ग्राम में इसके कितने मोल्स की आवश्यकता हुई है। देखिए अगर 22 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन कितना ग्राम दिया गया है, 22 ग्राम, 22 ग्राम जो कि मास हमको दिया गया है। तो कितना निकालेंगे हमको पता है नंबर ऑफ मास, गिवन मास बटे में मोलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। तो क्या, गिवन मास बटे में मॉलिक्यूलर मोलर मास लिख सकते हैं। चलिए मोलर मास लिख देते हैं, मोलर मास। तो इसका मोलर मास हमने निकाला, देखिए निकाला ना 44 ग्राम। तो सीधे सीधे लिखेंगे कितना, गिवन मास हमको कितना है 22 ग्राम, 22 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास आया है 44 ग्राम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5 मोल। ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल जो इस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमको प्राप्त करना है उसमें नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कितनी है, 0.5 मोल, यानी कि 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हमको प्राप्त करना है। लेकिन कितने मेथेन से, यही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हमको 16 ग्राम मेथेन की जरूरत पड़ी, यानी कि देखिए यहाँ पे 1 है, अगर हम इसको 1 लिख दें, यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1। ठीक, तो क्या हम कहेंगे कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हमको 1 मोल मेथेन की जरूरत पड़ी। तो ठीक उसी तरीके से हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि 0.5 मोल जब हमको मेथेन ये CO2 प्राप्त करना है, 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हमको प्राप्त करना है, तो उसके लिए कितने मेथेन की जरूरत पड़ेगी, सीधे से दे सकते हैं 0.5 मोल, है ना, 0.5 मोल मेथेन की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम सीधे सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे हम लिखें तो सिंस 1 मोल CO2 is required और कितना 1 मोल CH4, सीधे से लिख दे 1 मोल CH4। इस रिएक्शन से हम लिख रहे, देखिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हमको कितने मोल की जरूरत पड़ी, 1 मोल CH4 की। इसलिए 0.5 क्योंकि 0.5 मोल हमको प्राप्त करना है, इसलिए 0.5 मोल्स के लिए CO2 रिक्वायर्ड, सीधी सी बात है 0.5 मोल ऑफ CH4। ठीक, सीधे हमने देखा कि जब 1 मोल मेथेन को हम जला रहे थे तो हमको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी। तो इसी तरीके से 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हमको 0.5 मोल मेथेन को जलाना होगा। यानी कि अगर हम 0.5 या 1/2 मोल मेथेन को जलाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सवाल था कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हमें 0.5 मोल मेथेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। हमारा अगला टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि सीमांत अभिक्रमक।
कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शंस में मान लीजिए एक से अधिक अभिकारकों ने भाग लिया रिएक्शंस को पूरा करने के लिए, लेकिन अभिक्रिया के पूर्ण होने से पहले ही कोई एक अभिकारक खत्म हो गया, मतलब कि उसकी संख्या उसमें ऐसी नहीं रह गई, तो एकदम खत्म हो गए उसके मॉलिक्यूल्स, उसमें से वो सब उत्पाद में बदल गए। लेकिन अभी उसके बाद भी जो और उसके अलावा और जो रिएक्टेंट्स ने हिस्सा लिया था उनकी संख्या भी उसमें है और इसकी संख्या खत्म हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशंस में हम उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। किसको? वही जो पहले खत्म हो गया, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक सबसे पहले खत्म हो जाता है, यानी पूरा वो अभिकारक प्रोडक्ट में बदल जाता है, उसी रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक, ये अक्सर रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट यानी सीमांत अभिकर्मक। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? द रिएक्टेंट्स विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, मतलब ना कि वह अभिकारक जो सबसे पहले खत्म हो जाता है, कंज्यूम्ड फर्स्ट, यानी सबसे पहले कंप्लीट हो जाता है, वो पूरा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट में एक सीमा में बांध देता है कि एक निश्चित प्रोडक्ट ही बनता है, उसकी सीमा बना देता है ना, कि जब पहले खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट और बनेगा नहीं, तो वो सीमा बन जाएगी ना। फार्म एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट, और इसीलिए इसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। सीधे से देखें तो द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फार्म्ड एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट, अर्थात जो अभिकारक अभिक्रिया में सबसे पहले विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो अभिकारक सबसे पहले कंज्यूम कर लिए जाते हैं, यानी सबसे पहले अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, तो लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फार्म्ड, वो जो उत्पाद बनता है उसको निश्चित कर देते हैं। लिमिट यानी एक सीमा बनाते हैं कि इतना उत्पाद होगा, तो एक सीमा बनाते हैं, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फार्म्ड एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट, और ऐसे रिएक्टेंट्स को हम लिमिटिंग रिएजेंट का नाम देते हैं। ठीक, तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखें कि किस तरीके से कोई भी रिएक्टेंट पहले ही खत्म हो जा रहा है पूरा, और भी उसके अलावा जो अलग दूसरे रिएजेंट्स हैं उनके बचे रहने के बावजूद भी ये पहले ही खत्म हो जाता है, तो और किस तरीके से हम इसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि लिमिटिंग रिएजेंट से आधारित है, कि इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हम कैसे किसी भी अभिकारक को लिमिटिंग रिएजेंट का दर्जा दे सकते हैं, और निकालेंगे भी हम कितना अमाउंट हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका अमाउंट कितना है, साथ ही साथ हम उसके बनने में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है उसको हम देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2 आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस NH3, यानी क्या 50 किलोग्राम नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम हाइड्रोजन को एक दूसरे में मिलाया जाता है टू प्रोड्यूस, क्या प्राप्त करने के लिए? NH3 यानी अमोनिया को प्राप्त करने के लिए हमको नाइट्रोजन 50 kg और 10 kg हाइड्रोजन को आपस में मिलाया जा रहा है। और देखिए क्या पूछा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NH3 फार्म, यानी कि ज्ञात कीजिए अमाउंट ऑफ NH3 फार्म, यानी कि जो NH3 अमोनिया गैस जो बनी है वो कितनी मात्रा में है, यानी उसका अमाउंट कितना है। आगे क्या पूछ रहा है, देखिए आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन, यानी कह रहा है कि पहचान कीजिए लिमिटिंग रिएजेंट, यानी अभिकर्मक का पहचान कीजिए, लिमिटिंग सीमांत अभिकर्मक की पहचान कीजिए इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन, यानी कि कह रहा है लिमिटिंग वो अभिकर्मक यानी कि सीमांत अभिकर्मक का पहचान कीजिए, यानी सीमांत अभिकर्मक की पहचान कीजिए जो कि NH3 के बनने में इस कंडीशन इन दिस सिचुएशन, अर्थात जब 50 kg N2 और 10 kg H2 मिल रहे हैं तब की अवस्था में हमको लिमिटिंग रिएजेंट की पहचान करनी है जिसमें बन रहा है अमोनिया। यानी सीधे सीधे कहें, हम सीधे सीधे इस क्वेश्चन को समझे तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर 50 kg N2 को 10 kg H2 में मिलाया जा रहा है जिससे अमोनिया का निर्माण हो रहा है, तो सबसे पहले तो पता कीजिए कि वह अमोनिया की मात्रा कितनी है। जब 50 kg N2 और 10 kg H2 मिल रहे हैं तो अमोनिया की कितनी मात्रा प्रोड्यूस हो रही है, यानी कितनी मात्रा उत्पाद के रूप में मिल रही है हमको। दूसरी बात ये पूछ रहा है कि इसके बनने में, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से जो NH3 बन रहा है उसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट का कार्य कर रहा है, यानी कौन सा सीमांत अभिकर्मक का कार्य कर रहा है। तो हम इसको सवाल सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से सवाल लगेगा। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, तो इसके लिए हमको पहले तो इसकी रिएक्शन लिखनी होगी ना कि किस रिएक्शन के थ्रू NH3 का निर्माण हो रहा है।
तो देखिए N2 हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। अभी देखिए कैसे लिखते हैं। N2 ये गैस के रूप में है, फिर हमको किससे रिएक्शन करनी है, H2 से। H2 भी गैस के रूप में है। क्या मिल रहा है हमको, ये वायुमंडल में N2 H2 में मिलता है, NH3 बनता है, फिर से NH3 टूट के फिर N2 H2 में टूटता है, फिर से जुड़ के NH3 बनता है। इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन के साइन क्या बन रहा है, NH3, ये भी गैस के रूप में। अब देखिए अभी ये संतुष्ट तो है नहीं, अब इसको संतुष्ट करने के लिए किस तरीके से इसको संतुष्ट करें, उसके लिए देखिए क्या करते हैं हम। यहाँ पे हमने लिखा 3 और यहाँ पे हमने लिखा 2। अब देखिए रिएक्शन संतुष्ट हुआ कि नहीं। नाइट्रोजन का 2 एटम यहाँ पे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 एटम, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का कितने एटम है, 3 दूना 6, यहाँ पे कितने, 3 दूना 6। अब ये रिएक्शन संतुलित है, ठीक है। अब ये संतुलित रिएक्शन है, क्योंकि जितने संतुलित रिएक्शन उसी को कहते हैं कि जितने एटम्स की संख्या रिएक्टेंट की साइड है, मतलब कि इस तरफ जितने रिएक्टेंट की है, यानी कि अभिक्रिया से पहले जितनी संख्या है रिएक्टेंट्स के एटम्स की, अभिक्रिया के बाद भी यानी प्रोडक्ट में भी जो एटम्स की संख्या होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 एटम, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का 2 एटम, लेकिन हाइड्रोजन के लिए देखिए तो 2 और 3 यानी 3 दूना 6 यहाँ पे गुणा होगा, 3 दूना 6 एटम, और यहाँ देखिए 2 और 3, 3 दूना 6 एटम हाइड्रोजन के। तो हमारी बैलेंस रिएक्शन यानी संतुलित रिएक्शन है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले 50 kg N2, तो हम रिएक्शन को हमने बताया था कि हम मोल्स का यूज ज्यादा करेंगे, तो सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं कि कितने कितने मोल्स का यूज हुआ है। अगर रिएक्शन से देखें तो यहाँ पे 1 मोल है, एक लिखा नहीं गया लेकिन 1 है ना, तो 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल, यहाँ पे 2 मोल, यानी कि 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्शन करके 2 मोल NH3 का निर्माण कर रहा है, ठीक। तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते जितने वेट हमको दिए उसके अनुसार। तो यहाँ पे कितना देखिए 50 kg N2 है, तो सबसे पहले N2 के लिए निकालें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बराबर क्या होगा, सबसे पहले तो गिवन मास, तो हम ऐसे लिख दें मास गिवन बटे में क्या मोलर मास कह सकते हैं, मोलर मास, लेकिन यहाँ पे मालिक्यूलर मोलर मास रहेगा। देखिए मालिक्यूल है, मालिक्यूलर मोलर मास, तो मास कितना दिया गया देखिए 50 kg, 50 kg, और यहाँ पे कितना मोलर मास हमें पता है ग्राम में। एक एटम होता तो 7 दूनी 14, लेकिन 2 एटम इसलिए 28 यानी कि 28, और ये होता है ग्राम में, ठीक। इसको चेंज करेंगे तो ये कितना 50 क्रॉस 1000 ग्राम, और ये होगा बटे में 28 ग्राम, 28 ग्राम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.86 क्रॉस 10 की पावर 2 मोल, 17.86 क्रॉस 10 की पावर 2 मोल। ये आई मोल्स की संख्या किसके, N2 यानी नाइट्रोजन N2 के मोल्स की संख्या जो हमारे पास आ गई वो आई 17.86 क्रॉस 10 की पावर 2 मोल। अब हम निकालते हैं किसका, हमको निकाला देखिए, और क्या दिया गया, वेट दिया गया 10 kg H2, H2 के मोल की संख्या निकालें, तो इसको हम, ये हुआ हमारा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, इसका कितना दिया गया है, वेट कितना है देखिए, गिवन मास, फार्मूला ना लिखते सीधे लिख देते हैं, गिवन मास कितना है 10 kg, तो 10 kg बटने में इसका जो मोलर मास होता है, मोलर यहाँ पे मालिक्यूलर कहेंगे ना, मोलर मालिक्यूलर मास कितना है H2, एक हाइड्रोजन होता तो 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है इसलिए कितना 2.016 ग्राम। अगर एक होता तो हम लिखते 1.08 ग्राम, ठीक, 1.008 ग्राम, लेकिन यहाँ पे 2 है इसलिए 2.01216 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा 10 क्रॉस 1000 ग्राम और बटे में 2.016 ग्राम, 4.96 क्रॉस 10 की पावर 3 मोल्स। ये देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स N2 आ गए और नंबर ऑफ मोल्स H2 आ गया, यानी कि हाइड्रोजन का कितना मोल का यूज हुआ है इसके अनुसार जो दिया गया है, कितना मोल का यूज हाइड्रोजन का हुआ, कितना मोल का यूज हमारे पास
नाइट्रोजन का हुआ है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ हम देखें इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं, इस इक्वेशन से देखिएगा ये चीजें, और यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक। तो यहाँ से देखिएगा तो एक मोल N2 रिक्वायर्ड कितना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने रिक्वायर्ड कर रहे हैं, रिक्वायर्ड 3 मोल, रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ H2। देखिए है ना, रिएक्शन से देखें तो 1 मोल N2 रिक्वायर्ड कर रहा है, 3 मोल H2 को रिक्वायर्ड कर रहा है, किसके लिए, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए ना। तो 2 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए रिक्वायर्ड कर रहा है। तो देखेंगे हम, देखिए 1 मोल N2 रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ H2। तो अब देखते हैं कि इतना मोल है कहाँ, इतना मोल्स, देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया था 50 केजी पे, तो इतने मोल्स 50 केजी में बने थे। तो अब इतना मोल्स हमको यानी 17.86 क्रॉस 10⁻²मोल्स नाइट्रोजन कितना रिक्वायर्ड करेगा H2 मॉलिक्यूल्स को, मतलब कि H2 के कितने मॉलिक्यूल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखे 17.86 कह सकते हैं, इसलिए 17.86 कितना क्रॉस 10⁻² मोल्स ऑफ N2 रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर करेगा, रिक्वायर मोल्स ऑफ H2, इसके लिए द मोल्स ऑफ H2 वुड बी द मोल्स ऑफ H2 वुड बी द मोल्स ऑफ H2 वुड बी, मतलब कि अब इतने मोल्स हो गए 17.86 क्रॉस 10⁻² मोल्स हो गए। तो हमको इतने मोल्स के लिए कितने मोल N2 की जरूरत पड़ेगी, इतना वुड बी H2 बराबर कितना होगा, देखिए बराबर 17.86 ये दिया गया है मोल्स गुणे 10⁻², फिर क्रॉस करेंगे हम कितना, देखिए 1 मोल्स के लिए हमको 3 मोल्स की जरूरत पड़ी थी, लेकिन इतने मोल्स के लिए कितना, इसको वहां पर ट्रांसफर और इसको बटे में, देखिए 3 मोल्स ऑफ, देखेंगे 3 मोल्स ऑफ H2 बटे में हम सीधे सीधे लिख रहे हैं 1 मोल्स ऑफ N2, देखिए 1 मोल्स ऑफ N2, 1 मोल्स ऑफ N2 गए। तो देखिए इतने के 1 मोल्स के लिए 3 मोल्स की जरूरत पड़ी थी, लेकिन इतने मोलों के लिए हमको कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी, इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 5.36 क्रॉस 10⁻³ मोल्स, यह है मोल्स ऑफ H2। देखिए आए ना 5.36 क्रॉस 10⁻³ मोल्स ऑफ H2, मतलब कि 17.8 यानी 17.86 गुणे 10⁻² मोल्स N2 बनने के लिए, जो कि मोल्स यहाँ पे दिया गया ना कि 50 केजी N2 दिया गया है, तो उसको NH3 में चेंज करने के लिए हमको जरूरत होगी कितना, 5.36 गुणे 10⁻³ मोल्स ऑफ H2, अर्थात इतने N2 को हमको NH3 में चेंज करने के लिए H2 की जरूरत पड़ेगी, वो इतने मोलों की होगी। 5.36 गुणे 10⁻³ मोल्स की जरूरत हमको H2 की पड़ेगी, जिससे हम 17.86 गुणे 10⁻² मोल्स N2 को चेंज करेंगे NH3 में, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे सोचने वाली बात आई होगी कि इतनी की तो हमको जरूरत होगी, लेकिन जो हमारे पास 10 केजी मतलब कि 10 केजी दिया गया, 10 किलोग्राम दिया गया है, देखिए उसमें मोल्स की संख्या कितनी है, 4.96 गुणे 10⁻³ मोल, लेकिन जरूरत हमको कितनी पड़ रही है, 5.36 गुणे 10⁻³ मोल। तो यहाँ पे डिफरेंस हुआ ना कि हमारे पास है तो इतना, लेकिन जरूरत हमको इतनी पड़ रही है। अगर हमको इस पूरे रिएक्टेंट को जो N2 का यूज हो रहा है इतने मोल्स, इस पूरे को हमको अगर NH3 यानी अमोनिया में चेंज करना है, तो उसके लिए हमको इतने मोल्स H2 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन है हमारे पास कितना, 4.96, कम है ना। तो इससे हम सीधे सीधे पता लगा सकते हैं कि इसी को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये देखिए खत्म हो गया, इसने प्रोडक्ट को सीमित कर दिया कि
इस पूरे को हम NH3 पूर्णतः NH3 में नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि हमारे पास जरूरत हमको इतनी है 5.36 × 10⁻³ मोल्स की, लेकिन हमारे पास जो मौजूद है वो कितना है 4.96 × 10⁻³ मोल्स ही हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये आपको उम्मीद है ये पहचानना, इसको अच्छे से समझ में आएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट हम किस तरीके से पहचानेंगे। वही बताया था लिमिटिंग रिएजेंट की परिभाषा की जितनी हमको जरूरत होगी, मतलब कि एक रिएक्टेंट बचा ही रह जाएगा, लेकिन ये जो जिस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे वो अभिक्रिया में पहले ही समाप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इतना बच गया है, उतना देखिए इतनी मात्रा को कन्वर्ट करेंगे उतनी की जरूरत, लेकिन हमारे पास है ही कितना, इतना है, तो सीधे सीधे इसी को हम बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख दे अगर therefore the limiting reagent is H2। ओके, मतलब कहते हैं कि जो सीमांत अभिक्रमक है वो H2 है जो यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है अभी क्वेश्चन में, तो एक चीज हुई, दूसरी चीज हमको क्वेश्चन में पूछी है कि हमको अमाउंट निकालना है कि ये अमाउंट कितना है, जो ये NH3 बन रहा है इन दोनों के संयोग से इतना है और इतने से, तो उसका अमाउंट कितना आया है। तो यहीं पे इसको ही मिटा के देख लेते हैं, क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, उस डाटा की, इस डाटा की जरूरत पड़ेगी, तो इसी को मिटा के हम देख लेते हैं कितने की जरूरत हमको हुई है, कितना आया है। इतना तो हमको समझ में आया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 मोल यदि कितना दे रहा है 2 मोल्स, तो हम ध्यान रखें कि हमको किस पे निकालना होगा। हम इस एक मोल पे तो नहीं, इस पे नहीं निकाल सकते, इस एक मोल पे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो ये है 3 मोल से हमको 2 मोल NH3 प्राप्त हो रहा है। और भी देखेंगे तो संख्या हमारी इस पे ही डिपेंड करेगा, उत्पाद इस पे डिपेंड कर रहा है। परिभाषा भी लिमिटिंग रिएजेंट की कि वो लिमिट कर देता है, उस प्रोडक्ट की संख्या को लिमिट कर देता है। तो ये इसके थ्रू हम लगाएंगे कि इसकी संख्या जितनी होगी उसी के अनुसार हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 3 मोल्स H2 गिव्स, देखिए यहाँ पे हम लिखिए अगर कि सिंस लगाएं, सिंस 3 मोल ऑफ H2 रिएक्शन से हम देखेंगे, देखिए 3 मोल ऑफ H2 गिव्स कितना दे रहा है 2 मोल्स ऑफ NH3 कितना दे रहा है ना। देखिए रिएक्शन से देखे तो 3 मोल H2 हमको 2 मोल NH3 दे रहा है। अब हमारे पास है कितना, ये इतना है 4.96 × 10⁻³ मोल। तो ये 4.96 × 10⁻³ मोल्स हमको कितना देगा, इसलिए 4.96 × 10⁻³ मोल्स गिव्स, देखिए कितना दे रहा है मोल्स गिव्स। अगर हम इसका गुणा करें 4.96 × 10⁻³ इसका गुणा किस तरीके से यहाँ पे देखिएगा 2 मोल्स NH3 हमको NH3 कब था, ये किसका है, ये है H2, इतना मोल्स ऑफ हम देखिए कितना दे रहा है 4.96 × 10⁻³ मोल्स ऑफ किसका है, ये है H2 का ना, H2। तो ये कितना दे रहा है H2 गिव्स, बराबर करके लिखे तो कितना 4.96 10⁻³ ये किसका है मोल्स ऑफ H2 दे रहा है कितना 2 मोल्स बटे में इतना, इसको नीचे लिखेंगे, इसको ऊपर, यहाँ पे कितना गुणे 2 मोल्स ऑफ क्या है NH3 बटे में कितना 3 मोल्स ऑफ H2। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा जैसे कि 2/3 यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NH3 कैसे हो गया, और यहाँ पे बटे में 3 मोल्स ऑफ H2 किस तरीके से हो गया, देखिए। और यहाँ भी ये तो H2 है ही, देखिए इतना मोल्स ऑफ H2, तो अभी H2 कैंसिल हो जाएगा मोल्स ना, तो यही है। देखिए क्योंकि यहाँ पे 3 मोल्स H2 इतना 2 मोल्स दे रहा है, अगर हम इसे सीधे सीधे समझे, देखिए अगर ये 3 मोल्स 2 मोल्स दे रहा है, ठीक,
3 मोल्स H2 2 मोल्स दे रहा है, लेकिन जो ये संख्या है 4.96 क्रॉस 10 की पावर 3 ये मोल्स जो देंगे कितना देगा। यहाँ पे सबसे पहले तो इस संख्या का गुणा होगा 4.96 क्रॉस 10 की पावर 3, फिर यहाँ पे गुणे में है 2 और ये 3 यहाँ पे नीचे जाएगा ना बटे में 3। जब इसका पक्षांतर हम करेंगे नीचे तो ये बटे में 3 हो जाएगा। सीधे हम यही कह सकते हैं कि 2/3, तो 2/3 यहाँ पे हो गया मोल्स NH3 और H2 हमको NH3 आएगा क्योंकि यहाँ पे H2 है। देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे H2 लिखते हैं, H2 नीचे वाले से कैंसिल हो जाता तो आता 2 NH3 का आएगा बराबर 3.30 क्रॉस 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ NH3। ये देखिए इतना मोल्स हमारे पास रिक्वायर्ड हुआ, मतलब कि आया प्रोडक्ट के रूप में हमको इतना प्रोड्यूस हुआ। तो इतने मोल्स को लेकर के हम चले, मतलब इतने मोल्स H2 के साथ 4.96 क्रॉस 10 की पावर 3 मोल्स H2 के साथ जब इसका रिएक्शन हुआ इसमें तो कुछ बच जाएगा, क्योंकि भाई पूरी संख्या के लिए हमको जाना चाहिए था 5 पॉइंट कुछ समथिंग चाहिए था, तो कुछ बचेगा, जो बचेगा उसको हमको नहीं लेना है। लेकिन जितना रिएक्शन करेगा उसके रिएक्शन से हमको कितना मिलेगा 3.30 क्रॉस 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ NH3। इसको हम ग्राम्स में चेंज कर लेते हैं, अपने यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको हम ग्राम्स में चेंज कर लेते हैं, मोल्स था तो मोल्स से ग्राम में कन्वर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए हमें पता है 1 मोल, हम जानते हैं ना 1 मोल NH3 बराबर कितना ग्राम होगा। 1 मोल NH3 कितना ग्राम होगा। देखिए 1 मोल N, ये मोलर मास है, तो मोलर मास कितना होगा 1, N के लिए कितना 7 दूनी 14 और H3 के लिए 1 H के लिए 1, लेकिन 3 के लिए 3 होगा ना, तो 14 और 3 17 ग्राम 17.0 ग्राम्स होगा ना 1 मोल में। इसलिए कितने मोल दिए गए हैं 3.30 क्रॉस 10 की पावर 3 मोल्स NH3 कितना हो जाएगा 3.30 क्रॉस 10 की पावर 3, फिर इसमें कितना क्रॉस 17.0 ग्राम्स इतना हो जाएगा ना। तो इसका हम गुणा करेंगे, देखिए कितना आएगा, गुणा करेंगे 17×51 17×51 56 माने 56.1 क्रॉस 10 की पावर 3 ग्राम्स इतना है ना NH3। इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं सीधे सीधे 56.1 kg NH3 obtained। ठीक, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन हमें दिया गया था इस लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर, वो पूरा क्वेश्चन। तो ये देखिए जो रिक्वायर्ड हमने पूछा था ना क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया था कि N2 50 kg नाइट्रो N2 और 10 kg H2 के रिएक्शन से हमको कितना NH3 प्राप्त होगा। तो 50 kg N2 और 10 kg H2 से हमको कितना प्राप्त हुआ 56.1 kg NH3 हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ना समझ में आया होगा आप वीडियो को वापस रिपीट कीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ना समझ तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम कमेंट में भी कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको बता ले जाए, कमेंट में भी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अब आगे की वीडियो के लिए आगे का वीडियो बहुत ही दमदार, बहुत ही अच्छा होने वाला है, जिसमें हम बहुत सी अच्छी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम टर्म आते हैं हमारे मोलरता, फिर हमारे टर्म और हैं जिसको हम बोलते हैं मोल प्रभाव, मोलांश। ठीक है, तो हम अपने अगले वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज तक के अभी के इस वीडियो के लिए धन्यवाद।